हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस ट्यूटोरियल्स में चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन। देखिए मोशन में क्या है कि इन सारी छोटी छोटी की पॉइंट्स हम लोग ध्यान देंगे और इजली से सारा चैप्टर कवर अप करते चले जाएंगे। छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट का मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो दे सकूं आप लोगों को, ताकि आप लोग जब भी इसको पढ़े तो आप लोगों की बेसिक सारी चीजें वो क्लियर हो सके। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, चैप्टर बहुत ही इजी है। बस आप लोगों को थोड़े से की पॉइंट्स और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के इस चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और ये पेपर में समझ लीजिए, जो आपके बोर्ड्स के पेपर होते हैं, बोर्ड्स के पेपर तो 10th में होता है, लेकिन 9th के जो क्लास पेपर होते हैं, क्लास के पेपर जो होते हैं वो बहुत ही टफ बना देते हैं मोशन से, जो कि सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को शॉर्ट को करने की कोशिश करूं और थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी ये सारी चीजें समझने में कोशिश है। देखिए मोशन होता क्या है एक्चुअल में। पहले वीडियो को पॉज करिएगा और सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज मोशन। मोशन को आप क्या डिफाइन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले बताइएगा कि मोशन है क्या आपके अकॉर्डिंग, चैप्टर पढ़ने से पहले। अब देखिए मैं बताता हूँ कि मोशन क्या है। मोशन ये है कि आप सबसे पहले कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आप मोशन पता करना चाहते हो कि वो बॉडी मोशन में है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि उस बॉडी को जिसके अकॉर्डिंग आपको पता करना है, पहले आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लो। जैसे कि आप खुद एक रेफरेंस पॉइंट बन जाओ, ठीक है। आप एक बैठ जाओ एक टेबल पे और फिर ऑब्जर्व करो कि आपके एवरीवेयर जो सारी चीजें हैं वो मोशन में है कि नहीं है। तो आपको पता लग जाएगी कि कौन सी चीज मोशन में है, कौन सी नहीं है। तो एक सिंपलेस्ट तरीका यह है कि अगर हमें किसी भी बॉडी को या कोई भी ऑब्जेक्ट हो पता करना हो कि मोशन में है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक रेफरेंस पॉइंट ले लो। एक रेफरेंस पॉइंट ले लो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पता कर लो कि बॉडी मोशन में है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएंगी ये सारी चीजें। चलिए आइए, तो हम लोग अब सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है चैप्टर 8 मोशन। इन एवरीडे लाइफ we see some object at rest and other in motion. Blood, fly, fish, swim. Blood flows through veins and arteries and car moves. ठीक है। Atoms, molecule, plants, stars and galaxy are in motion. मतलब everywhere thing and universe and also in motion. अगर मोशन में नहीं होगी कोई भी चीजें तो समझिए वो डेड है। अगर मोशन में कोई चीज नहीं है तो समझिए वो डेड है। एज लाइक दैट कि कोई भी आदमी स्थिर हो जाता है तो लोग बोलते हैं डेथ हो जाती है। डेथ का मतलब ही है कि आदमी रेस्ट में आ गया। रेस्ट मतलब हमारी एक लाइफ भी एक तरीके की मोशन है। जैसे ब्लड हमारे फ्लो में, जो ब्लड होती है वो हमारे शरीर में जो फ्लो करती रहती है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स काम करते रहते हैं। नहीं तो अगर आदमी भी रेस्ट पे आ जाता है तो उसको डेथ सिचुएशन बोलते हैं। ऐसे ही सारी चीजें जो है वो मोशन में है, ठीक है। तो मोशन एक सीधी सी चीज है कि जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, वो सारी चीजें क्या है, मोशन में ही होती है, ठीक है। अब मोशन होता क्या है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखी है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस by an example. Let us assume that a school in a village is 2 km north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. Reference point को हम लोगों ने क्या ले रखा है, रेलवे को हमने reference point ले रखा है। We could have also chosen other reference point according to other convenience. अलग अलग आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है रेफरेंस पॉइंट। There to describe the position of an object, we need to specify the reference point is called the origin. जो रेफरेंस पॉइंट आपने लिया है उसको आप ओरिजिन मानो। ओरिजिन मानने के बाद आप पता करो वो सारी चीजें मोशन में है कि नहीं है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आगे जब जाएंगे हम लोग आगे की क्लासेस में, तो हमको पता करना होगा कि सबसे पहली बात तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट पढ़ना होगा।
रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें डिनोटेड करेंगे। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मोशन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। मोशन जो स्ट्रेट लाइन की होती है वो सबसे समझ लीजिए सिंपलेस्ट होती है। We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. ठीक है, स्ट्रेट पाथ के अकॉर्डिंग हम लोग ये मोशन देखते हैं। The object start its journey from O to which is treated as the reference point. जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। O को हम लोग क्या ले लिए, अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिए। O यहाँ पे जो हमारा वो क्या है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है, विच इज ट्रीटेड रेफरेंस पॉइंट। अब ध्यान से इस सारी चीजों को समझिएगा। लेट A, B and C represented the position of the object at the different instants. At first, the object moves through C and B and reaches at A. A पे वो पहुंचता है, पहले C पे पहुंचेगा वो, फिर B पे और फिर A पे। Then it's back along the same path the reference C through B. तो वो क्या करता है, पहले C पे गया, फिर B पे गया, फिर A पे गया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया उसको। फिर स्टॉप करने के बाद वो थोड़ा टर्न होता है, फिर टर्न होने के बाद वो क्या करता है, C से B पे पहुंचता है। Along the same path reaches C through B. B के थ्रू वो C पे पहुंचता है। तो देन द टोटल पाथ आप बताओगे इसमें कितना ऑब्जेक्ट ने चला होगा। तो पहले वो OA डिस्टेंस कवर किया, तो OA डिस्टेंस कवर किया, तो OA कितना हो गया 60 किलोमीटर। फिर वो A से C गया, आपने बताया ना कि वो A पे रेस्ट पे गया, फिर A पे रेस्ट पे जाने के बाद वो वापस से बैक रिटर्न किया और 35 किलोमीटर जैसा कि 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू and not the direction of the motion. जब भी हम लोग डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए केवल एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो सारी चीजें होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए आगे देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज इज द मैग्नीट्यूड। अभी हम लोगों ने बोला ना आपको, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, केवल मैग्नीट्यूड। फ्रॉम दिस एग्जांपल कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट C of the object from the initial position O. This difference will give you numerical value and the displacement of the object O to C through A. The sorted distance, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया। एक चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहीं पे ध्यान से समझिएगा ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, जो टोटल पाथ आदमी कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। चलिए अपने ऊपर वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई आदमी है, O से चलना स्टार्ट किया और वो A पे पहुंचता है, तो टोटल डिस्टेंस, और ध्यान से O से चला A पे गया और A के बाद वो वापस से B पे आ जाता है। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ और आप लोग को क्लियर होगा। एक सेकेंड उड़ा ही देता हूँ उसको, पहले साफ कर लेता हूँ फिर बताता हूँ, एकदम क्लियर रहेगी ये सारी चीज। और कभी आप लोगों को कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा ये बात। देखिए मान लीजिए एक आदमी है जो O पे है और O से वो डायरेक्टली गया कहाँ, A पे आया। A से आने के बाद वो रिटर्न बैक करके गया B पे। तो आप वैल्यू बताइए कि डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हुई और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस आप बताइए कितना गया, वो
डिस्टेंस यानी 0 to 60 और 60 से 35, मतलब कि पहले वो कितना चला, वो 60 चला, फिर 60 से आप 35 निकालिए, कितनी वैल्यू हो गई यहाँ, कितनी हो गई 40 to 60 20, 20 प्लस 5 कितना हो गया 25, तो ये आपकी कितनी हो गई डिस्टेंस, यानी 85 किलोमीटर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिस्टेंस। 85 किलोमीटर कितना हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जैसे वो 0 to 60 गया तो और 60 से 35 पे गया, यानी माइनस ऑफ 25, तो ये कितना हो गया 4 मतलब 35। तो ये सारी चीजें समझिएगा, 35 हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या कर दिया उसको माइनस, क्यों किया माइनस, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट वो चीज होती है जो हमें मैग्नीट्यूड, इधर समझिए, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डिस्टेंस हमारी होती है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली क्या होती है मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारी होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को बताती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताती है, और डिस्प्लेसमेंट ओनली मैग्नीट्यूड बताती है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे, डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा वो सारी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड बताती है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और वो सारी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को बताती है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात क्लियर हो गई। तो कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट? कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन 8.1। एग्जांपल को कंसीडर करके आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A, द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस भी अगर 60 किलोमीटर है तो, और डिस्प्लेसमेंट भी उसका 60 किलोमीटर है। क्यों दोनों की सेम वैल्यू है? क्योंकि अगर मैंने आपसे पूछा कि, समझिए एक बात फिर से समझिए, जो एग्जांपल मैं आपसे बोलिए, देखिए समझिए, ये पॉइंट आपका O है, O पॉइंट है, बोला कि वो O से A तक गया, बस O से A तक क्या गया है, वो O से A तक गया ही है, तो मतलब ओवरऑल वो चला ही कितना है 0 to 60, और डायरेक्शन उसकी क्या है, इसी में वापस तो रिटर्न बैक नहीं हुआ है, अगर रिटर्न बैक नहीं हुआ तो माइनस नहीं होगा, सेम एज इट इज वैल्यू उसकी कितनी होगी, सेम होगी, उतनी ही होगी, वो तो चेंज नहीं होगी, आपकी उतनी ही वैल्यू रहेगी। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम रहेगा। ड्यूरिंग द मोशन, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ड्यूरिंग द इट्स मोशन ऑब्जेक्ट O to A एंड बैक टू B, द डिस्टेंस कवर्ड 60 प्लस 25 यानी कितना हो गया 85। तो अब पहले आदमी कितना चला है, वो आदमी चला है O to A, मतलब O से A पे गया, फिर A से वापस करके क्या चला गया, B पे चला गया। समझिए, इसमें O से A पे गया, फिर A से B पे चला गया, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0 प्लस 6 मतलब 60, और ये 25 डिस्टेंस, यानी ओवरऑल कितना हो गया 85 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा इसमें, while the magnitude of the displacement is 35 किलोमीटर। why 35 किलोमीटर? जैसा कि मैं आंसर बताऊं उसके पहले ही आप लोग बता दो कि डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, कहाँ गया एग्जांपल, देखिए एग्जांपल देखिए बताइए 60, और ये वाली चीज जो वो रिटर्न आया है वो माइनस हो जाएगी, तो 60 माइनस 25 इज इक्वल टू कितनी हो गई वैल्यू 35। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब क्लियर है। चलिए आगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 35 किलोमीटर।
दिस इज नॉट इक्वल द पाथ लेंथ, इस केस में पाथ इक्वल नहीं होगा, क्यों? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा ना। फर्दर वी विल नोटिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ अ मोशन मे बी 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका मे बी 0 हो सकता है और डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज केवल इसके पास तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, ये तो केवल प्लस में रहेगा, तो कभी भी 0 नहीं होगा। If we consider the object to travel back O, the final position of the coincide with the initial position and therefore the displacement is 0. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमको लगता है कि यहाँ तक सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी तो सबसे पहले स्टार्ट करिएगा, ये सारे क्वेश्चन को लगाइएगा, आप खुद से ट्राई करिएगा पहले, और फिर उसके बाद बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 meter more in the next second, 5 meter in the third second and 5 meter in the fourth second. In this case, the object covers 5 meter in each second. As the object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be an uniform motion. इसको नोट कर लीजिएगा. What is uniform motion? As the object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be an uniform motion. The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we come across motion where object cover unequal distance in equal interval of time. फिर से समझिए बात, क्लियर करिएगा. In our day-to-day life, we come across motion where object cover unequal distance in equal interval of time. Equal interval of time में unequal distance cover करता है, that we say what? Non-uniform motion. That what we say? Non-uniform motion. तो मतलब समझ में आ गया इस बात का कि अगर वो equal distance equal interval of time में cover ना करे तो that we say non-uniform motion. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ये पार्ट फर्स्ट हम लोग का, नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट में मैं डालूंगा. तो पहले आप इतना हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चीजें आप लोग को कहाँ पे समझ में आ रही है, क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, क्या हमारी चीजें टफ लग रही हैं आपको. तो प्लीज आप इसको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर. आई होप आप लोगों को सारी चीज समझ में आएंगी.